आज का जो टॉपिक है वो है विशाल गंगा का मैदान। ठीक है, विशाल गंगा का मैदान। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि हमारे भारत में उत्तर की ओर 3 बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा एक विशाल मैदान बनाया गया है। वो 3 नदियां हैं आपका, वो पश्चिम से बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो हमारा पंजाब और हरियाणा मैदान था, राजस्थान का मैदान था, इसको हमने कवर कर लिया है। आज हम जिसको कवर करेंगे वो है विशाल गंगा का मैदान। अब आपको बता दें, जो ये गंगा तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र है, उत्तराखंड से ये नदियां बह बह के कई सारी दाएं हाथ की सहायक नदियां, बाएं हाथ की सहायक नदियां, कई सभी नदियों ने मिलके यहाँ पर क्या किया है, अपना जल एकत्रित किया है, जल को बहाया है और जल के साथ यह जलोढ़ बहा के ला रहे हैं। और जो एक उबड़ खाबड़ इलाका था वहाँ पर जलोढ़ ला के एकदम से जमा कर दिया, वो कैसा हो गया, समतल हो गया। क्यों? क्योंकि यह बहुत पहले से प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत पहले से प्रोसेस चल रहा है, लाखों करोड़ों साल से पहले से प्रोसेस चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो अवसाद, मोटा अवसाद जमा हो रहा है, उसकी अच्छी खासी एक परत बन गई है, मोटी परत बन गई है। आए समझ में? तो सबसे पहले देखिए कि विशाल गंगा का मैदान हमारा कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा। विशाल गंगा का मैदान बोल रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना गया होगा। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। तो यानी यमुना नदी की ने भी इस मैदान को बनाया होगा। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए उत्तर की तरफ हमारा क्या है, उत्तराखंड। और यहाँ पे बात करें तो देखिए हमारा कौन सा राज्य आता है, यूपी के बगल में हरियाणा आता है, और कौन सा आता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आता है, और कौन सा आता है, राजस्थान आता है, और अगर नीचे करें तो क्या आता है, एमपी। इसी इतने इलाके में इधर अगर चले जाए तो बिहार, बिहार के बाद देखिए इधर हमारा कौन सा राज्य आता है, सिक्किम आता है, और यहाँ पर ये असम आता है। ठीक है, बांग्लादेश, इसी के बीच में बांग्लादेश रहता है। इस पूरे तंत्र के बीच में अगर हम बात करें तो ये जो एक नदियों का जंजाल है, इन्हीं नदियों के द्वारा यहाँ पर गंगा का मैदान बनाया गया है। यानी इतनी सारी नदियों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जलोढ़ बहा के यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, और इकट्ठा करने की वजह से क्या बन गया, यहाँ पे मैदान बन गया। इतना ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कि पूरे भारत की लगभग 75 से 80% खेती इसी इलाके में होती है। और आपको बता दें, क्योंकि इतना ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है तो अलग अलग फसल में ये क्षेत्र अग्रणी भी है, विश्व के हिसाब से भी अग्रणी है कुछ फसलों के उत्पादन में, और भारत के हिसाब से भी अग्रणी है। लेकिन सबसे पहले हम इसका एक तंत्र समझते हैं। देखिए ये जो हमारी 2 मुख्य नदियां हैं, हमारी 2 मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी? एक तो गंगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है उत्तराखंड, दूसरा क्या है, यमुना जो कि कहां से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। और जब यह शिवालिक की तलहटी से नीचे उतरती हैं तो एक बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जहां पर इनकी जो ढाल होती है मंद हो जाती है। और ढाल मंद हो जाती है क्योंकि तराई क्षेत्र से बह के आ रही है। तराई क्षेत्र का मतलब ही होता है कि जंगल झाड़ वाले इलाके से बह के आना और वहां से अच्छा खासा अवसाद बहा के लाना। क्योंकि शिवालिक की तलहटी और विंध्याचल, एक हमने चार्ट बनाया था, शिवालिक की तलहटी और विंध्याचल के बीच का इलाका थोड़ा सा डाउन है, और एक ऐसा इलाका है कि जहां पर क्या है, जो ढाल है वह मंद है। ढाल मंद होने की वजह से जो पानी है उसकी स्पीड, नदी है जो उसकी स्पीड, पानी का प्रवाह कम हो जाता है। पानी का प्रवाह कम हो गया तो वहां पर जलोढ़ जमा करने की सुविधा हो गई। और देखिए यहाँ पर जैसे हम गंगा नदी की बात करें तो ये शिवालिक के तराई क्षेत्र से और फिर गंगोत्री उधर से बहते हुए सीधे ये उत्तर प्रदेश के अगल बगल इलाकों को सिंचित करते हुए संगम जो इलाहाबाद में है, इसके बाद ये बिहार झारखंड से होते हुए बंगाल में जाती है। यहाँ पे अगर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी देखिए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर और अपना उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर, फिर इधर से बहते हुए संगम में प्रवेश कर जाती है। यहीं पर हम देखें कि गंगा नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं और यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चंबल, उसके बाद चंबल, बेतवा, सिंध, सोन, केन, ये सब क्या है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक नदियों का अच्छा खासा जंजाल बहा हुआ है। उत्तर से जो नदियां हैं वह नीचे की तरफ बह रही हैं, और जो हमारे अमरकंटक
से यहाँ पर कहीं मध्य प्रदेश में हमारा अमरकंटक है। अमरकंटक बहुत सारी नदियों का स्रोत है। जैसे हम बात करें इंदौर के पास से हमारी चंबल नदी निकलती है इंदौर के पास से, और वो चंबल नदी सीधे उत्तर की ओर प्रवाह होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो उत्तर की तरफ से भी ढाल और दक्षिण के पठार की तरफ से भी ढाल। जैसे मान लीजिए ऐसे करके, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा उत्तरी इलाका है और ये हमारा मध्य इलाका है, ये हमारा विंध्याचल श्रेणी है, ये हमारा उत्तर का है। तो यहाँ से भी नदियाँ बह के आ रही हैं, ये ढाल मिल गया, और यहाँ से भी ऐसे मिल गया। तो सभी का पानी एक जगह एकत्रित हो रहा है, फिर यहाँ से दूसरी नदी बन के वो आगे जा रही है। नतीजा क्या हुआ? अत्यधिक मात्रा में जलोढ़ बहाकर जा रही है। आया समझ में? और इसी इलाके को वह लगातार जलोढ़ से बढ़ती जा रही है। तो ये इलाका कैसा होता जा रहा है? समतल होता जा रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा मंद ढाल मिलेगा उतना ज्यादा समतल मिलेगा। क्योंकि ये इतना ज्यादा विशाल है, ये गंगा का मैदान इतना ज्यादा बड़ा है, कई सारे राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ऊपरी गंगा का मैदान। अच्छा, ऊपरी गंगा का मैदान, कभी भी अगर शब्द आता है, आयोग आपसे पूछता है कि ऊपरी गंगा का मैदान कहां से बोलेंगे, तो जहां से गंगा शिवालिक की तलहटी से शुरू हो रही है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, उत्तर का इलाका, उत्तर प्रदेश के उत्तर का इलाका, यानी क्या होगा? ऊपरी गंगा का मैदान। देखिए, ये उत्तराखंड है हमारा, यूके, यहाँ से ये नदियाँ उत्तर प्रदेश से प्रवेश कर रही हैं, यानी मैदानी क्षेत्र में आ रही हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा ये यहाँ तक आप बोल सकते हो ऐसे करके, जिसमें हमारा सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर, और बोल सकते हैं आप आगरा जैसे और मथुरा जैसे, ये वाले इलाके हमारे किस में आ रहे हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में। फिर आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर लखनऊ के आसपास से, यहाँ से लेके पूरा पूर्वी बिहार तक, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये किस में आ रहा है? हमारा मध्य गंगा में। कहाँ से? लखनऊ के आसपास से लगभग पूर्वी बिहार तक। फिर उसके बाद हम बात करें पूर्वी बिहार से फिर इधर नीचे की ओर, ये पूरा जो बंगाल है, ठीक है, ये हमारा किस में आ रहा है? निचला गंगा का मैदान। और निचला गंगा के मैदान में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर क्या बोलते हैं? सुंदरवन अभ्यारण्य भी है, और सुंदरवन एक जंगल भी है, सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है। आया समझ में? ये कैटेगरी है हमारी। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम ऊपरी गंगा के मैदान को स्टडी करें, तो ऊपरी गंगा के मैदान में हमारी जो मुख्य नदियां हैं वो यमुना और गंगा है, और इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां। जैसे अगर हम यमुना की बात करें तो देखिए यहाँ पे चंबल मिल रही है, या बेतवा मिल रही है, सोन मिल रही है, केन मिल रही है, सिंध मिल रही है। और अगर उस हाथ की बात करें तो देखिए इसमें गोमती मिल रही है, रामगंगा मिल रही है। तो यहाँ पर जो एक उपजाऊ क्षेत्र बना हुआ है, अवसाद इकट्ठा हुआ है, वह सब इन दोनों नदियों के द्वारा लाया गया है। आगे बढ़ें तो लखनऊ के आसपास जो लखनऊ को सिंचित करती है, लखनऊ को पोषित करती है, गोमती नदी, आगे शारदा नदी जो नेपाल से आती है, काली नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी, ये पूरे हमारे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचित कर रही है। आगे जाएं बिहार में तो देखो गंडक नदी, और इधर से कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि ये हर साल जब भी उफान में आती है तो बिहार जैसे राज्य में तबाही मचाती है। और बिहार जैसे राज्य में तबाही मचाना, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हमारे भारत की प्लेट लॉरेशिया से टकराई थी तो उसका अग्रभाग धंसा और पृष्ठभाग उठा। नतीजा क्या हुआ कि एक ढलान मिली हमें, और ढलान मिलने की वजह से कोसी नदी का रास्ता चेंज हुआ। लेकिन ये जो प्रक्रिया है भारत की प्लेट का आगे बढ़ने का, ये आज भी निरंतर जारी है, और आज भी निरंतर जारी है। नतीजा क्या इसको हम बोल सकते हैं? देखिए, पहले जब हमारा भारत लॉरेशिया से नहीं टकराया था तब उसकी गति थी 20 mm प्रति वर्ष, आगे की तरफ खिसक रहा था। लेकिन जैसे ही टकरा गया स्पीड कम हो गई, 5 mm प्रति वर्ष, 5 mm प्रति वर्ष की स्पीड से वह आगे बढ़ रहा है। तो यानी आगे बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, हिमालय का धीरे धीरे क्या है? उत्थान हो रहा है। लेकिन उसके नीचे की जो परत है, क्रस्ट के नीचे की जो परत है, ठीक है, वो नीचे धंसती जा रही है, सीधे एस्ट्रोनोस्फीयर में जा रही है। यानी हर साल धीरे धीरे क्या है? वो टिल्ट हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है? कोसी नदी जिस तरफ को ढाल हो रही है, 5 mm भी ढाल बहुत बड़ी होती है। अगर आप बहुत बड़े क्षेत्र की बात करें तो 5 mm ढाल बहुत ज़्यादा होती है। नतीजा क्या हो जा रहा है? कोसी नदी अपना रास्ता बदल रही है, अच्छी खासी तबाही मचाती है। ठीक है, इस चीज़ की बात हुई। बिहार, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये गंगा नदी से ही बनाया गया
छोटा नागपुर का जो पठार है इसका मैदानी क्षेत्र, ठीक है। हुगली नदी आके यहाँ पर उसने यहाँ पर गंगा का मैदान में थोड़ा सा बनाने में निर्माण किया है। आपने देखा होगा कि बंगाल का भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, A1 क्वालिटी का वहाँ पर चावल होता है, बासमती राइस होता है। फिर आपने ये देखा होगा कि जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको वेलांचली भी बोलते हैं, जिसको मैंग्रोव भी बोलते हैं। और नतीजा क्या, वहाँ पर हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। और मैंग्रोव वन जहाँ पर अत्यधिक क्वालिटी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आया समझ में? क्लियर है? चलिए एक एक करके सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला आपका हेडिंग होना चाहिए ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, क्योंकि हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह विशाल गंगा का मैदान। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो विशाल गंगा का मैदान है ये आखिरकार कितना विस्तृत है, कितना चौड़ा है, कि यहाँ पर पूरे भारत की अत्यधिक % यहाँ पर खेती हो रही है। तो देखिए इससे आप एक ग्राफ बना सकते हैं ऐसे, जैसे ये उत्तर है और ये हमारा पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है। तो अगर हम इसकी देखें, ये विशाल गंगा के मैदान की उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है वो है कितना, 300 किलोमीटर। अब पश्चिम से पूर्व तक की है जो वो 1400 किलोमीटर, ये चीज़ है। और जो इसका ढाल है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम है। इस तरीके से हम बना सकते हैं कि हमारा जो विशाल गंगा का मैदान है, विशाल गंगा का जो मैदान है, विशाल गंगा का मैदान की अगर लंबाई की बात करें तो पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर। लेकिन अगर ढाल की बात करें, देखिए ये जो तिरछी लाइन है यही क्या दिखा रही है, ढाल। ढाल की बात करें तो देखो कहां से कहां इसकी ढाल जा रही है, ये देखिए उत्तर पश्चिम से इसकी ढाल कहां जा रही है, दक्षिण पश्चिम। आए समझ में? यही कारण है कि देखिए हमारी नदियों का जो बहाव है, ये देखिए नदियों का बहाव है वो किस तरफ है, उत्तर पूर्व पश्चिम से कहां पे है, इस तरफ है ना, दक्षिण पश्चिम में। ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। ढाल में भी प्रश्न आते हैं, ढाल पे भी प्रश्न आते हैं और यहां पर आपको बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। आए समझ में? सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान। सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। इसको डालिए। ऊपरी गंगा के मैदान को अगर हम स्टडी करें तो देखिए ऊपरी गंगा का मैदान छोटी बड़ी सभी नदियों को अगर मिला के करें तो यमुना और गंगा और जैसे गोमती है, रामगंगा है, काली नदी है, इनकी वजह से हमारा ऊपरी गंगा का मैदान बना है। और आपको बता दें ऊपरी के गंगा के मैदान में जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं, जैसे मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर है, बुलंदशहर है और मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, इस तरीके से पूरा हमारा यहाँ पर जो है कवर हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर नदियों का द्वाब क्षेत्र बन रहा है, द्वाब क्षेत्र का मतलब दो नदियों के बीच की जगह। अब जैसे मान लीजिए कि इस किनारे से नदी बह रही है और इस किनारे से नदी बह रही है और बीच में हम हैं, तो ये इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे, द्वाब। ध्यान दीजिएगा, द्वाब भी आता है ज्योग्राफी में। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर दिया था तो उसमें आया था कि द्वाब किसको बोलते हैं, द्वाब। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल टर्म है द्वाब, मतलब दो नदियों के बीच की जगह। दो नदियों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे, द्वाब बोलेंगे। आया समझ में? ये चीज़ है। और ये जो द्वाब क्षेत्र होता है ये इतना ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि इसी के अगल बगल जलोढ़ जो है इकट्ठा होता है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से ये जो डिपॉजिट हो रहा है, ये जो एलुवियल डिपॉजिट हो रहा है, जो जलोढ़ डिपॉजिट हो रहा है, इसको यहाँ पर भूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूड़। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी मैदान में इस इलाके में जो लैंग्वेज चलती है तो यहाँ पर अगल बगल में जो जलोढ़ इकट्ठा होके एक ज़मीन का निर्माण कर रहा है, एक समतल ज़मीन का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। तो अगर आपका ज्योग्राफिकल टर्म आ गया कि भूड़ किसको बोलते हैं तो आप उत्तर बता सकते हो कि उत्तरी मैदान में जो नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ है और अगर वह जमा होता जा रहा है, उससे नई ज़मीन का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूड़ बोलेंगे। आया समझ में? यहाँ पर कोई दिक्कत? अब आपको बता दें कि ये क्षेत्र इन नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाया गया है ऊपर से तराई क्षेत्र से, ये इतना ज़्यादा उपजाऊ है
कि यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, तिलहन की खेती बहुत अच्छी होती है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, चावल की खेती बहुत अच्छी होती है और भी कई कई प्रकार की यहाँ पर खेती की जाती है। एक आप बोल सकते हो कि मृदा को अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे उर्वरक मिलता है। ठीक है, ये वाले इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये वाला इलाका, ये पूरा इलाका, ये यहाँ का पूरा इलाका, ये यहाँ पर हमारा गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ और ऊपर मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के नीचे वाला इलाका और यहाँ पर बुलंदशहर और आगरा, मथुरा, ये सब। ठीक है, ओके। तो इसमें हमारी जो आप बोल सकते हो कि फसल हो रही है, फसल क्या हो रही है? चावल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, गन्ना हो रहा है, ज्वार हो रहा है, बाजरा हो रहा है, मक्का हो रहा है, दलहन यानी दाल भी हो रही है, तिलहन भी हो रहा है और सब्जियां भी कई प्रकार की आती हैं। फलों और फूलों की उत्तम क्वालिटी की खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ के मैदान की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि यहाँ पर नदियों का द्वाब क्षेत्र हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं किताब लेके आया हूँ, अपने नोट्स वगैरह ये जो भी है, तो इसको आप फोटो खींचिएगा, बनाइएगा, बढ़िया पूरा मिल जाएगा आपको। आप सुनिए पहले ध्यान से। ठीक है, सुनने में ध्यान लगाइए, कंठस्थ होइए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आएंगे मध्य गंगा के मैदान में। अच्छा, मध्य गंगा के मैदान में आए तो भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी द्वाब क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर शारदा और घाघरा नदी का द्वाब क्षेत्र, राप्ती और गंडक नदी का जो द्वाब क्षेत्र, फिर ये जो घाघरा नदी निकली है इसका, और गोमती का द्वाब क्षेत्र, गंगा और गोमती का द्वाब क्षेत्र, यमुना और गंगा का द्वाब क्षेत्र, और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो नदियाँ आई हैं, ठीक है, सोन नदी, के नदी, इनका भी द्वाब क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यानी ये इलाका भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। देखिए, ये जो पर्वतों का देश नेपाल है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पर्वत है। यहाँ से भी कई सारी नदियाँ जो है नीचे की तरफ बह के हमारी मुख्य नदियाँ जैसे गंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी से मिलती हैं और एक द्वाब क्षेत्र बनाती हैं। अत्यधिक मात्रा में जलोढ़ इकट्ठा होता है। नतीजा क्या? ये क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। चावल की बहुत उत्तम खेती होती है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो हमारे चावल की उत्तम किस्म की खेती होती है, तिलहन की उत्तम किस्म की खेती होती है और गेहूं की उत्तम किस्म की खेती होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, महाराजगंज है हमारा, श्रावस्ती है, लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, चित्रकूट है और मणिपुर है और बांदा क्षेत्र इस सब में आते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एक बिहार क्षेत्र मिलता है। बिहार क्षेत्र में ये प्रवेश करते हैं। बिहार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर अच्छा खासा उपजाऊ ज़मीन मिलती है और इन्हीं नदियों के द्वारा वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन बनाई गई है। ठीक है, वहाँ पर भी अच्छा खासा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व जाती जा रही है, इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है ना? क्यों? क्योंकि सकरा हो गया है। वहाँ पे अत्यधिक चौड़ाई हमें जो देखने को मिल रही है वो कहाँ पे है? पश्चिम की ओर। तो अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाए कि ऊपरी गंगा या विशाल गंगा का मैदान का स्वरूप कैसा है, चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। यानी पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में चौड़ाई कम है। आया समझ में? ओके, इसके बाद आता है हमारा मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मध्य गंगा का मैदान। तो देखिए, यहाँ पर जो जलोढ़ आकर इकट्ठा हुआ है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़ की अत्यधिक मात्रा है। कंकड़ की अत्यधिक मात्रा क्यों है? क्योंकि देखिए, तराई और बांगर क्षेत्र से जो वो पत्थरों को काट काट के छोटा छोटा करके जो बहा के लेके जा रही है, तो सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा नदी ट्रैवल कर रही है, लगातार जो है क्या बोलते हैं, चट्टानों का निक्षेपण हो रहा है, छोटे छोटे कंकड़ों में वह टूट रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का घर्षण हो रहा है, दो पत्थर दूसरे से टकरा रहे हैं, रोल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आते आते अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कंकड़ हमें मिलते हैं। ठीक है, आया समझ में? यानी आप बोल सकते हो रेतीली ज़मीन मिल रही है, थोड़ी बहुत रेतीली ज़मीन मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद बात करें तो समतल धरातलीय मैदान है। जल अपवाह हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आ रही हैं। अब हिमालय से नदी कैसे आ रही? देखिए, ये पूरी तो हिमालय की लाइन है ना। मैंने जब आपको पर्वत पढ़ाया था तो ऊपर से लेके एक चाप के आकार में यहाँ से ऐसे बना है, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं। काली नदी हो गई, शारदा नदी हो, घाघरा, राप्ती, गंडक और ये कोसी नदी। तो ये जब नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये भी तराई क्षेत्र से आते हुए इतने पूरे इलाके को सिंचित कर रही है, नतीजा क्या देखने को मिल रहा है? अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ क्षेत्र मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे फसलों की अगर बात करें तो देखिए,
यहाँ पर भी ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन ये सब आप बोल सकते हो कि फसल हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि मध्य गंगा के मैदान में गौखुर झील जैसी आकृति बन रही है, आपको बता दें। या फिर जो नदी है, नदियों का निर्माण कुछ इस तरीके से हो रहा है, ऐसे करके नदी बह रही है। अच्छा, ऐसे करके नदी क्यों बह रही है? क्योंकि यह पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में ढाल कम होती है, यानी पानी की स्पीड कम होती है। नतीजा वहाँ पर ऑक्स बाव यानी गौखुर झील बनने की आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब वहाँ पर बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि नदियों का गौखुर झील बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो क्योंकि वहाँ पर जो ढाल होती है वो क्या मिल रही है, हमें मंद मिल रही है। और ढाल मंद मिल रही है, नतीजा क्या कि जब भी नदी मंद ढाल वाले मैदानी क्षेत्र में जाती है तो वहाँ पर उसका गौखुर झील बनने के कारण ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आए समझ में? ओके। और अगर बात करें तो देखो, अमरकंटक से निकलकर उत्तर की दिशा में बहने वाली सोन नदी गंगा नदी में आरा नगर के आसपास मिलती है, तो ये भी एक द्वाब क्षेत्र बनाती है। और द्वाब क्षेत्र बनाने के बाद ये सोनभद्र वाले इलाके, आरा वाले इलाके को पोषित कर रही है। आए समझ में? अत्यधिक हमारे पूरे देश में अगर किसानों की बात करें तो इसी क्षेत्र में आपको अत्यधिक किसान देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? तीसरा आता है हमारा निचला गंगा का मैदान। ठीक है, अब निचला गंगा का मैदान हम करेंगे। देखिए, निचला गंगा का मैदान की अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारा बिहार, झारखंड और बंगाल का जो इलाका है, बिहार, झारखंड और बंगाल का इलाका है, जहाँ पर ये गंगा नदी और हुगली नदी और कोसी नदी, गंडक नदी ने अपना पूरा मैदानी क्षेत्र बनाया हुआ है। बंगाल उत्तम खेती के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल भी पूरा का पूरा क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा का जलोढ़ आ रहा है और यहाँ पर उत्तम क्वालिटी के चावल, उत्तम क्वालिटी का बासमती धान ये होता है। और भी ऐसी फसल होती है जिनके लिए पानी की अत्यधिक जरूरत होती है। अब क्योंकि बंगाल क्षेत्र तो सिक्किम से लगा हुआ है, उधर असम से लगा हुआ है, उत्तर की और आप पहाड़ों की तलहटी में तापमान कम है, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ पर बंगाल में जैसे दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पर बंगाल में चाय और कॉफ़ी की भी खेती की जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा अनुकूलित यहाँ पर मौसम है। ठीक है, तो अगर निचला मैदान की हम बात करें तो निचले मैदान में देखिए, पटना के पूर्व तथा पश्चिम बंगाल राज्य का मैदानी भाग आता है इसमें। ठीक है, और यह अत्यधिक उपजाऊ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 80,970 वर्ग किलोमीटर है और इस मैदान के निचले भाग में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। आए समझ में? जिसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें, यहाँ पर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, किस तरीके से? लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ के मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? राढ़। यहाँ के मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? राढ़। देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार है और ये बंगाल है। यहाँ पर जो नदियों द्वारा और अमरकंटक के नदियों द्वारा मैदान बनाया गया है क्योंकि थोड़ा सा कंकड़ीला है, कंकड़ ज़्यादा है, तो इसीलिए छोटा नागपुर के पठार और बंगाल में जो मैदानी क्षेत्र बन रहा है इसको क्या बोला जा रहा है? राढ़। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? राढ़। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? हाँ, आपको ये नॉर्मल जो शब्द हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका जो है उत्तरी का मैदान। इसको, ये तो पार्ट 1 है अभी, इसको और डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, इसको बंद कर दो।